हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश का पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग फिर से डिफरेंट टॉपिक्स और उस टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए मैं 5 स्पेशल रूल्स जो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले पता होने चाहिए और बहुत मदद करेंगे इंग्लिश में, वो लाया हूँ। एज वेल एज वन गोल्डन रूल ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन। और आप लोग इस पूरी वीडियो को देखने के बाद बताइएगा कि आपके स्कोर कितना बना। नाउ लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड बिटवीन द लाइन्स का इडियम आपको बताना है कि कौन से इडियम का मतलब होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो ऑप्शन है टू रीड क्विकली, टू रीड अलाउड, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू मिस इंटरप्रेट। तो गाइज आप लोग को क्या लग रहा है क्या होगा? टू रीड बिटवीन द लाइन्स लिखा है तो टू मिस इंटरप्रेट तो नहीं हो सकता है। मिस इंटरप्रेट मतलब गलत पढ़ना या गलत जज करना, तो ये तो नहीं है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग हो सकता है। टू रीड अलाउड, तो अलाउड मतलब तेज़ पढ़ना, तो ये तो नहीं लिखा है बिटवीन द लाइन्स। टू रीड क्विकली हो सकता है, टू रीड क्विकली, बट आपको याद करना है तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब लाइन्स को अच्छे से पढ़ना, मतलब टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। इस बार आपको इडियम दिया है और उसका मीनिंग बताना है। टू टो द लाइन, इस इडियम का क्या मतलब हो सकता है? टू क्रॉस लिमिट्स, टू ओबे रूल्स, टू ड्रॉ बाउंड्रीज, टू आर्ग्यू ओपनली। तो इसमें आर्ग्यू ओपनली तो ये तो मतलब हो नहीं सकता, क्योंकि आपको टू टो द लाइन वैसा लग नहीं रहा है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप कैसे करें, ये मैं बता रहा हूँ। टू टो द लाइन मतलब टू क्रॉस लिमिट्स हो सकता है, अगर आपको टो का मतलब लगे कि वो लाइन क्रॉस करना। टू ओबे रूल्स, ये भी हो सकता है कि आपको लाइन पे रहना, मतलब कि जो भी रूल्स बनाए आपको वो रूल्स फॉलो करना। टू ड्रॉ बाउंड्रीज, ये भी हो सकता है। टू टो मतलब बीच में लाइन खींचना। तो टू टो का मतलब होता है कि उस लाइन पे रहना, मतलब टू ओबे रूल्स। सो इस इडियम टू टो द लाइन का मतलब है टू ओबे रूल्स। ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। इसमें भी आपको इडियम दिया है और आपको मीनिंग बताना है। अ फेट अकम्प्लिश्ड, ये इसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अकम्प्लिश नहीं होगा, सिर्फ अकम्प्लाई होगा। अ फेट अकम्प्लाई। तो इसका मीनिंग आपको क्या लग रहा है? अ सिंपल टास्क, अ फेल्ड अटेम्प्ट, समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड, अ डाउटफुल प्लान। अ फेट अकम्प्लाई मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो बदली ना जा सके, मतलब फेट आपकी किस्मत में लिख दी गई है, तो समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड। ऑप्शन सी। Okay guys, now let's come to question number 4. Choose the correct meaning of the idiom. To throw cold water on. तो इसका ऑप्शन ए है टू डिस्करेज, ऑप्शन बी है टू पनिश, ऑप्शन सी है टू प्रोवोक, ऑप्शन डी है टू सरप्राइज। अब हम लोग एक टर्म होता है कोल्ड रिप्लाइज चैटिंग में, तो उसको कोल्ड रिप्लाइज मतलब क्या होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। कोल्ड रिप्लाइज मतलब कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो बात करने में, तो मतलब डिस्करेज कर रहे हो कि वो आपका मैसेज ना करे, ऐसा कुछ समथिंग। तो टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब टू डिस्करेज। ऑप्शन ए। ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको करेक्ट वर्ड फाइंड करना है। हिज आर्गुमेंट वाज सो डैश दैट इवन द क्रिटिक्स वर कन्विंस्ड। ऑप्शन ए प्लॉजिबल, ऑप्शन बी पॉसिबल, ऑप्शन सी प्रॉबेबल, ऑप्शन डी फीजिबल। तो इसमें आपको सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना है, उसका मतलब समझना है। हिज आर्गुमेंट वाज सो मतलब उसका आर्गुमेंट इतना डैश था दैट इवन क्रिटिक्स भी कन्विंस हो गए। तो पॉसिबल था तो ये तो नहीं होगा। प्रॉबेबल खुद ही अनसर्टेनिटी बताता है, तो क्रिटिक्स कैसे कन्विंस हो जाएंगे। और फिजिबल मतलब कि कोई चीज़ कितनी करना पॉसिबल है कि नहीं, तो फिजिबल पॉसिबल टाइप का ही हो जाता है। उसके बाद प्लॉजिबल होता है। प्लॉजिबल मतलब रीजनेबल। हिज आर्गुमेंट वॉज सो प्लॉजिबल दैट इवन क्रिटिक्स और कन्विंस, मतलब इतना रीजनेबल था, इतना सही था कि क्रिटिक्स भी कन्विंस्ड हो गए। तो इसका आंसर है ए। ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू द न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। इसमें भी आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। द ऑफिसर वॉज डैश ऑफ नेग्लिजेंस इन द ड्यूटी। अक्यूज, चार्ज, ब्लेम्ड, कन्विक्टेड। अभी चारों ही सिमिलर टाइप के वर्ड हैं, कि इन सब का मतलब भी वही रहता है लगभग, कि किसी पे इल्ज़ाम लगाने वाला, मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगाना। अक्यूज, फिर चार्ज भी वही, ब्लेम्ड भी वही, कन्विक्टेड। तो इसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या लगेगा? तो हमेशा चार्ज के साथ आता है विथ। विथ ओके गाइस। एंड ब्लेम्ड के साथ आता है फॉर, ब्लेम्ड फॉर।
एंड कन्विक्टेड के साथ आता है ऑफ, और अक्यूज्ड के साथ भी आता है ऑफ। बट कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है कि कोई ऑलरेडी गिल्टी प्रूवन है, बट इसमें गिल्टी प्रूवन नहीं बताया गया है, इसमें बताया गया कि उस पर इल्ज़ाम लगा है, तो अक्यूज्ड ऑफ, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको करेक्ट वर्ड फाइंड करना है। शी हैज़ एन डैश एबिलिटी टू ग्रैस्प कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, कि उसके पास डैश एबिलिटी है कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ ग्रैस्प मतलब समझ लेती है। तो सबसे पहला इनेट, सेकेंड इज़ इनिशियल, थर्ड इज़ इनहेरेंट, फोर्थ इज़ इंट्रिंसिक। इनहेरेंट मतलब जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली हो, इनहेरिट की हो आपने। तो कॉम्प्लेक्स आइडिया ग्रेस करने की एबिलिटी इनहेरिट तो नहीं होती है सर। इनिशियल एबिलिटी टू, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग एबिलिटी टू ग्रेस, ये तो गलत ही आ रहा है साउंड। इंट्रिंसिक मतलब एसेंशियल एबिलिटी, तो एसेंशियल तो नहीं होगा ना, कि अगर वो किसी चीज़ के लिए काम कर रही है तो जिसमें ये एबिलिटी चाहिए तो हम एसेंशियल लगा सकते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक नहीं आएगा इस सेंटेंस में। और इननेट मतलब होता है इनबॉर्न, नेचुरल, तो आई थिंक द आंसर इज innate. She has an innate ability to grasp complex ideas. Choose the correct word. The rules are dash and must be followed strictly. Option A ambiguous, option B flexible, option C mandatory, option D optional. तो ambiguous मतलब कि नॉट क्लियर, रूल्स क्लियर नहीं है लेकिन उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है, तो ये तो गलत हो गया। फ्लेक्सिबल मतलब कि रूल्स फ्लेक्सिबल हैं, फॉलो कर भी सकते हो नहीं भी, तो ये भी गलत है। मैंडेटरी एंड मस्ट बी फॉलोड, ये बिल्कुल सही जा रहा है। ऑप्शनल है मतलब फॉलो कर भी सकते हो नहीं, इसमें लिखा है मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, तो मतलब मैंडेटरी आना चाहिए इसका आंसर। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंड इसमें आपको सिनोनिम बताना है करेक्ट। सो ऑब्ड्यूरेट वर्ड है, आपको इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग। तो ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल, ऑप्शन बी स्टबॉर्न, ऑप्शन सी इंडिफरेंट, ऑप्शन डी पैसिव। फ्लेक्सिबल डल सकता है, इसमें भी डल सकता है। स्टबॉर्न मतलब ज़िद्दी, इंडिफरेंट भी वही फ्लेक्सिबल टाइप ही होता है, और डी पैसिव, पैसिव मतलब कि बहुत ही सहमा। तो ऑब्ड्यूरेट मतलब जो अपनी ज़िद पे अड़ा रहे, तो स्टबॉर्न मतलब ज़िद्दी, तो आंसर इज ओके गाइज। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है एफिमेरल का। इसमें दो ऑप्शन ऐसे इसलिए लिखे हैं जस्ट बिकॉज कि जब प्रिंट आया था तो ये ऑप्शन ब्लैंक थे, तो इस वजह से ऑप्शन लिखे हमने। तो एफिमेरल का फर्स्ट ऑप्शन है परमानेंट, सेकंड टेम्पररी, एंड थर्ड क्लोज, एंड फोर्थ सिग्निफिकेंट। तो एफिमेरल मतलब होता है समथिंग दैट इज शॉर्ट लिव, समथिंग दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो उसका ही अगर सिनोनिम देखें तो टेम्पररी होगा। गाइस, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको फाइंड करना है चूज द करेक्ट एंटोनिम। मिटिगेट का एंटोनिम बताना है आपको। ऑप्शन ए रिड्यूस, ऑप्शन बी लेसन, ऑप्शन सी इंटेंसिफाई, ऑप्शन डी ईज। ऑप्शन से आपको ईजी समझ आ रहा होगा कि तीन ऑप्शन सेम है और एक अलग है, बट मिटिगेट मतलब होता क्या है? मिटिगेट मीन्स टू रिड्यूस, तो ऑप्शन ए रिड्यूस उसका सिनोनिम होगा। ऑप्शन बी लेसन है तो वो रिड्यूस जैसे ही है। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब कि किसी चीज़ को और बढ़ाना, तो द राइट आंसर। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन 12। चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब इस भाई आपको अपोजिट बताना है। प्रोलिफिक, अब प्रोलिफिक का अपोजिट क्या होगा ये लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके गाइस, ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो आपको इडियम फ्रेज दिए गए हैं, उसमें से आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। तो वन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी मतलब जो किसी जगह पे किसी प्रॉपर्टी पे आग लगाता हो, घर पे या कहीं पे भी। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, तो उसको क्या कहते हैं गाइस? आर्सोनिस्ट, पायरोमेनियक, फायर ब्रांड, इंसेंडियरी। तो गाइस इसका आंसर है एरोनिस्ट। एरोनिस्ट मतलब वही जो डेलिबरेटली किसी प्रॉपर्टी पे आग लगाता हो। पायरोमिनियक मतलब क्या होता है गाइस? पायरोमिनियक मतलब कि किसी को जो मेंटल डिसऑर्डर है उनमें
एक अर्ज प्रोड्यूस करता है अनकंट्रोलेबल, जिस आग लगाने की, मतलब वो आग लगाते हैं लेकिन वो मेंटल डिसऑर्डर के कारण लगाते हैं, तो वो पायरोमेनियक होते हैं। फायर ब्रांड क्या होता है? फायर बैंड है, सॉरी गाइस, फायर ब्रांड नहीं है, फायर बैंड है। अब एक पर्सन जो कि किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए पैशनेट रहता है और वो ट्रबल या कॉन्फ्लिक्ट कॉज कर देता है, तो ये फायर बैंड है। इंसेंडियरी क्या होता है गाइस? सम मतलब कोई चीज़ जिस आग जलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, समथिंग दैट डिज़ाइन टू कॉज फायर। तो इसका आंसर है गाइस वन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी का एरोनिस। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के स्पीच डिलीवर करना, उसे क्या कहते हैं गाइस? ओरेशन, मोनोलॉग, इम्प्रॉम्प्टू, डिस्कोर्स। तो गाइस इन चारों वर्ड का मतलब स्पीकिंग से रिलेटेड ही है, बट ओरेशन मतलब होता है कि फॉर्मल स्पीच होती है जो हम किसी स्पेशल ओकेजन पे डिलीवर करते हैं, मतलब कोई भी डिलीवर करता है, फॉर्मल स्पीच को ओरेशन बोलते हैं। मोनोलॉग क्या होता है कि एक एक्ट टाइप का होता है जो सिंगल पर्सन खुद से, मतलब सिंगल पर्सन बोल के परफॉर्म करता है, तो इसमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन एक एक्ट परफॉर्म करता है। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है कि इम्प्रॉम्प्टू वही होता है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के आपको अचानक से किसी टॉपिक पे बोलना है। और डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स फॉर्मल डिस्कशन होता है या फिर डिबेट होती है, तो इसका आंसर है गाइस इम्प्रॉम्प्टू। Okay guys, now let's come to question number 15. Fill in the blanks. The politician's speech was dash with contradiction weakening his position. ऑप्शन ए रिडल्ड, ऑप्शन बी स्कैटर्ड, ऑप्शन सी फील्ड, ऑप्शन डी लोडेड। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है, और बताना है इसमें, पता है चारों वर्ड ही मतलब सही से फिट हो सकते हैं लगभग, बट इसमें से एक वर्ड है जो नेगेटिव है, तो वही इसका आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। Okay guys, now let's come to question number 16. Fill in the blank. The plan was abandoned dash it lacked financial backing. तो जो इसमें सेंटेंस है सेकंड वाला क्लॉज, उसमें आपको रीज़न दिया गया है कि प्लान अबाउंडेड किया गया था। तो अगर आपको रीज़न दिया जाए तो आपका जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा बिकॉज। द प्लान वाज अबांडन्ड बिकॉज इट लैक्ड फाइनेंशियल बैकिंग। Okay guys, now let's come to question number 17. Choose the grammatically correct sentence. He is more smarter than his brother. He is smarter than his brother. He is smartest than his brother. He is more smart than his brother. तो इसमें जब हम किसी में कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, तो स्मार्टेस्ट तो नहीं होगा, तो स्मार्टेस्ट को हम करते हैं क्रॉस। ही इज़ मोर स्मार्ट, तो पहली फर्स्ट डिग्री भी नहीं लगाते हैं इसमें। जब भी हम लोग दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, दैट इज स्मार्टर। अब इसमें है ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, ही इज़ मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर, तो कभी भी हम लोग डबल कंपैरेटिव का यूज़ नहीं करेंगे, तो मोर स्मार्टर नहीं आएगा, डबल कंपैरेटिव कभी भी यूज़ नहीं होगा, तो इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, सिर्फ सिंगल कंपैरेटिव। ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन 18। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। शी प्रिफर्स टी देन कॉफ़ी, शी प्रिफर्स टी ओवर कॉफ़ी, शी प्रिफर्स टी टू कॉफ़ी। अब इसमें देन, ओवर और टू का फ़र्क है, ठीक है, जब भी कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपैरिजन होता है वो सेम टाइप की चीज़ों में होता है, मतलब आप किसी थिंग का थिंग से कर सकते हैं, पर्सन का पर्सन के साथ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसका आंसर होगा, वो आप बताएंगे गाइस। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग, अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग, अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट आर इंक्रीजिंग। नंबर तो नहीं लगेगा गाइस, क्योंकि आपको इसमें स्पेसिफिक बताया गया है कि एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, तो द नंबर होगा। अब द नंबर जब भी होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे ये डिपेंड नहीं करेगा, द नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग, द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा।
गाइज एट लास्ट मैं आप लोग के लिए 5 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स लेके आया हूँ। तो सबसे पहला है वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नॉट विद द वर्ड्स क्लोज टू इट। मतलब जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसके बेसिस पे वर्ब हमारा लगेगा, ना कि जो कि वर्ब से सबसे क्लोजेस्ट वर्ड होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज़ आर गुड। तो इज़ आर जो वर्ब है उससे पहले मैंगोज जो है वो प्लूरल है, प्लूरल है तो आर लगना चाहिए, मगर सेंटेंस का जो वर्ब है वो उसके सब्जेक्ट पे डिसाइड होगा। सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी। तो क्वालिटी सिंगुलर है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज गुड। और सेकंड वाला आप खुद बताएंगे, इफ़ टू एक्शंस आर इन सेम फ्रेम। ठीक है, ये सेकंड रूल है। इफ़ टू एक्शन आर इन सेम फ्रेम देयर टेंसेस मस्ट मैच लॉजिकली। ये रूल कब फॉलो करेगा? तो आपको उसके लिए वर्ड्स देखने हैं, जैसे कि व्हेन, बिफोर, आफ्टर और वाइल। जैसे कि एग्जांपल है, शी वॉज रीडिंग व्हेन आई एंटर्ड। वो पढ़ रही थी जब मैं अंदर आया। इस सेंटेंस में दोनों ही पास्ट टेंस में एक्टिविटी। इसका मैं आपको सेकंड एग्जांपल भी एक्सप्लेन करता हूँ। ही लेफ्ट बिफोर आई हैड रीच्ड। तो इसमें ही लेफ्ट मतलब वो चला गया जब तक मैं वहाँ पहुँच पाता। तो इसमें चला गया यानी पास्ट टेंस और मैं पहुँच पाता यानी प्रेजेंट टेंस। तो इसमें दोनों अलग है, तो उसको सही कैसे करेंगे? ही लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। देन गाइज हमारा थर्ड रूल है, फर्स्ट टाइम ए और एन लगेगा, सेकेंड टाइम द लगेगा। जैसे कि आई सॉ द डॉग वॉज बार्किंग। आई सॉ डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग। इसमें से सही सेंटेंस कौन सा होगा? तो गाइस फर्स्ट टाइम उसने डॉग देखा तो ए लगा, एंड सेकेंड टाइम द डॉग वॉज बार्किंग तो द लगा। सो द सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट। ओके गाइस, सो द रूल नंबर 4 इज मैनी वर्ब एडजेक्टिव टेक्स फिक्स प्रीपोजिशन। मतलब बहुत सारे वर्ब और एडजेक्टिव हैं जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन नहीं लगते हैं। जैसे डिपेंड के साथ ऑन, अक्यूज्ड ऑफ, गुड एट, प्रीफर के साथ टू या ओवर लगता है, कॉन्फिडेंट ऑफ, एब्सट्रेन फ्रॉम, इंसिस्ट ऑन। तो ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। गाइज ये फिक्स प्रीपोजिशन याद करना उतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि एब्सट्रेन मतलब होता है खुद को कोई चीज़ करने से रोकना, तो से मतलब होता है फ्रॉम, तो एब्सट्रेन फ्रॉम। ओके गाइज, सो रूल नंबर 5 है, ओनली द सेम टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में कि आप कोई चीज़ को चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, पर्सन को पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, हर हैंड राइटिंग इज़ बिगर देन मी, और सेकंड एग्जांपल है, हर हैंड राइटिंग इज़ बिगर देन माइन। तो बिगर देन मी मतलब कि उसकी हैंड राइटिंग को मैं खुद से कंपेयर कर रहा हूँ, और माइन मतलब कि मैं अपनी हैंड राइटिंग से कंपेयर कर रहा हूँ। तो सेकेंड सेंटेंस सही रहेगा। गाइस एट लास्ट आप लोग के लिए गोल्डन रूल है, आइटम्स जॉइंड बाय एंड और बट मस्ट हैव सेम ग्रामेटिकल फॉर्म। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें जो वर्ब है वो एंड और बट से जुड़े हुए होते हैं, उनकी ग्रामेटिकल फॉर्म सेम होती है। जैसे शी लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड टीचिंग, और दूसरा सेंटेंस है शी लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड टू टीच। तो रीडिंग आईएनजी में, राइटिंग आईएनजी में और टीचिंग भी आईएनजी में, तो ये करेक्ट फॉर्म है। बट टू टीच आ गया तो ये इनकरेक्ट फॉर्म है, इस फॉर्म में ही होना चाहिए, सेम फॉर्म में। आई होप गाइज आप लोग के लिए सेशन हेल्पफुल हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CGL एग्जाम्स। Thank you guys for watching the video. See you next time. Till then, take care.